नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। अभी हम पहुंच चुके हैं भोला पासवान शास्त्री कॉलेज पूर्णिया में जो है वहां पे एक ऐसे सर हैं जो क्या कहते हैं तकरीबन 12-15 साल से प्लस से मखाना अनुसंधान एवं विकास रिसर्च कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सर के घर में पहले से भी मखाना का खेती होता था। सर उसको देख के जो है ना फिर अपने स्तर से स्टार्ट किए थे। हालांकि जब शुरुआत में सर स्टार्ट किए थे तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। फिर बाद में जो धीरे धीरे जब सर मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत किए उसके बाद मतलब अच्छा करने लगे और अभी सर साइंटिस्ट के तौर पे, वैज्ञानिक के तौर पे अभी भोला पासवान शास्त्री कॉलेज में रिसर्च भी कर रहे हैं। और सर से जानेंगे हम विस्तार से, सर ये मखाना की खेती आप कब से कर रहे हैं और शुरू में जो है क्या कहते हैं किन सब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और क्या कहते हैं सर को जो है ना नीतीश कुमार भी अपने स्पीच में सर के बारे में अपने विश्लेषण से बताए थे, सर के बारे में विस्तार से, तो हम सर से जानेंगे। सर स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार हुआ, प्रधान अन्वेषक मखाना अनुसंधान परियोजना, भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर। सर कब से आप कर रहे हैं? 2012 में जब मैं वैज्ञानिक के रूप में बिहार कृषि विश्वविद्यालय में से योगदान दिया, उसी टाइम से हमारा चयन भी इसी आधार पे हुआ था। इससे पहले मैं बेसिकली मिथिलांचल क्षेत्र का रहने वाला हूँ, बिहार का ही रहने वाला हूँ और उन जिले से मेरा जन्मस्थली है जहाँ पे समस्या बाढ़ की समस्याएं रही है। और बहुत सारे ऐसे ज़मीन हमारा था जो चौर लैंड में था, जो सालों भर जलमग्न रहता था। तो हमारे घर में वैसे ज़मीन में मखाना और मछली दोनों हुआ करता था। लेकिन एज ए छात्र, एज ए बचपन में जो हमने मखाना देखा, समझा और मखाना में क्या क्या समस्याएं थी जो हमने शुरुआती जीवन के शुरुआती दिनों में जो अध्ययन किया, उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, उस पे काम करने का एक सपना था। इससे पहले मैं डीआरडीओ में जॉब में था, फिर आईसीआर में आया। आईसीआर से जब 2012 में मैं विशेष रूप से स्वर्गीय डॉक्टर मेवालाल चौधरी सर को ये क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्हीं का विजन था, उन्हीं की दूरदर्शिता थी जो हमें यह मौका मिला। 2012 में जब मैं साक्षात्कार देने आया तो उन्होंने कहा था हमें कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान। तो मैंने कहा था कि आई वांट टू वर्क ऑन मखाना, मतलब मैं मखाना के अनुसंधान और विकास पे काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक ही लाइन कहा कि इफ़ यू वर्क ऑन मखाना देन आई विल थिंक। तो हमने कहा था इफ़ यू गिव मी चांस देन आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो उस विजनरी मैन का देन है कि आज मैं पूर्णिया में हूँ और 12 साल मुझे मखाना के अनुसंधान एवं विकास एज वैज्ञानिक के रूप में कार्य करने को मौका मिला। 2012 में हम लोग यहाँ ज्वाइन किए। उनके द्वारा ही एक परियोजना सैंक्शन की गई मखाना रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में। फिर 1 साल के अचीवमेंट के बाद उन्होंने हमें फुल हैंड दिया और उनका सपोर्ट मिला। और असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, जहाँ जहाँ जंगली रूप में मखाना की खेती हो रही है, जहाँ जहाँ जंगली रूप में मखाना की खेती हो रही है, वहाँ से हम लोग सीड को लाए। अगर देसी भाषा में कहेंगे तो सीड को लाए, और वैज्ञानिक भाषा में कहेंगे तो उसको जर्म प्लाज्म कहा जाता है कि हर लोकेशन का डिफरेंट लोकेशन का जर्म प्लाज्म ला करके यहाँ पे उसको हम स्टडी किए, अनुसंधान किए। तो उसमें कई ऑब्जेक्टिव, कई उद्देश्य थे। तो पहला उद्देश्य हमारा था कि ऐसी प्रजाति विकसित की जाए जिसमें लावा बनने की क्षमता ज़्यादा हो। मतलब अगर साधारण मखाना के बीज को अगर लावा में आप बदलेंगे तो 1 क्विंटल बीज को अगर लावा में बदलेंगे तो आपको 35 से 40 किलोग्राम लावा मिलेगा। लेकिन जो हमारी प्रजाति है, जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, अब सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी ने भी इसको रिलीज कर दिया है, भारत सरकार के गजट में भी पब्लिश हो गया है। तो इस वैरायटी की क्षमता है 1 क्विंटल सीड को, गुर्री को अगर प्रोसेस करेंगे आप, तो आपको 55 से 60 से 65 किलोग्राम लावा मिलेगा, नहीं जस्ट डबल। हाँ, तो एक बहुत बड़ा ये गेम चेंजर वैरायटी के रूप में आया। दूसरा हम लोगों का उद्देश्य था कि ऐसी प्रजाति निकालें जिसमें लागत कम हो, उपज अधिक हो और उसमें रोग बीमारी, जो कीट एवं बीमारी का प्रकोप कम से कम लगे और ना लगे तो उन्हीं सब में चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी अनुसंधान और विकास का काम चला।
परिणामतः हम लोगों ने एक वैरायटी दिया 2016-17 में, सबर मखाना 1 के नाम से। और उसके बाद बिहार सरकार का भी ध्यान आकर्षण हुआ और इसी भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय को राज्य स्तर का नोडल केंद्र बनाया गया और मखाना विकास योजना 2019 में आई। 2-3 साल तक इसी महाविद्यालय के वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा इस मखाना विकास योजना को चलाई गई। शुरू में 8-9 जिलों में चलाया गया, फिर 10 में, और अब चंपारण को भी जोड़ा गया, फिर इस बार खगड़िया को भी जोड़ा गया है। तो अब बड़े जो संबंधित जिला जो सहायक निदेशक उद्यान हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के माध्यम से अब योजनाएं बड़े पैमाने पे संचालित हो रही है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसा काहे हुआ। तो बिहार में अगर आप देखेंगे तो 9.12 लाख हेक्टेयर जमीन जो है जल जमाव से किसी न किसी रूप में प्रभावित रहती है। तो जो जमीन बेकार पड़ा हुआ है उसकी उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए मखाना आधारित तकनीक विकसित किया गया। और आज जो भी जल जमाव क्षेत्र फोकस है हमारा अभी कोसी क्षेत्र में, क्योंकि बिहार को जो उस टाइम के प्लानर थे, जो बिहार का जो शोक कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है। बच्चा बच्चा जानता है बिहार का शोक, जनरल नॉलेज में भी बताया जाता है, पूछा जाता है कि बिहार का शोक कौन है, शोक क्या है, तो बोलता है कोसी। तो कोसी का शोक क्या है, पानी। तो जो कोसी का पानी जो बाढ़ है, जो अभिशाप के रूप में है, एज ए वैज्ञानिक उसको हम लोग वरदान के रूप में कन्वर्ट करने का प्लान है हमारा, और अनुसंधान विकास काम हुआ है और धीरे धीरे किसानों को उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो मखाना आधारित तकनीकों को लेकर के हम लोग जो जल जमाव क्षेत्र है, जो अभिशाप है, उसको वरदान के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास है और मूलतः धीरे धीरे शुरू हो गया है। अगर आप चलेंगे इधर कोसी के पूर्वी तटबंध पे चलेंगे, बीरपुर से लेकर सहरसा सलखुआ तक जाएंगे, तो उन क्षेत्र में जाएंगे तो देखेंगे कि पहले जो जल जमाव क्षेत्र यूं ही बेकार पड़ा रहता था, अब धीरे धीरे किसान जागरूक हुआ है, क्योंकि लगातार 10 साल में हमारी टीम के साथ में 7 कृषि विज्ञान केंद्र सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, 7 कृषि विज्ञान केंद्र के जो मखाना वैज्ञानिकों की टीम बनी हुई है, 32 वैज्ञानिकों की टीम है, वो उन किसानों को जागरूक कर रही है जिनका किसान जो अपने आप को बड़ा जमींदार समझते थे। लेकिन क्या होता था, जल जमाव अगर सालों भर जलमग्न हो गया तो क्या कोई फसल नहीं, तो भूमिहीन समझते थे। तो उनको ट्रेंड करके हम लोग उनको सामने लाए हैं और मखाना का उत्पादन कर रहे हैं, बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। अब बात आती है कि मखाना उत्पादन कैसे किया जाए, बीज कहाँ से मिलेगा, प्रशिक्षण कहाँ से मिलेगा, नए किसान कैसे जुड़ेंगे, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो जो भी किसान नए किसान हैं, अगर बिहार के उत्तरी बिहार, मैं एक बार पुनः यहाँ पे आप लोग कहना चाहूँगा, वैसे खेत में मखाना करिए जहाँ जल जमाव हो और ज़्यादा समय तक हो, ताकि जमीन से पानी नहीं खींचना पड़े। जो बेकार लैंड है उसमें मखाना की खेती करिए। तो आप यूँ चलेंगे तो उसके लिए सबसे पहले प्रशिक्षण आपको भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय में भी प्रशिक्षण होता है। बाकी 7 जो हमारे इस जोन में कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, 7 कृषि विज्ञान केंद्र में भी मखाना अनुसंधान एवं विकास के प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। उसके बाद हमारा एक डोमेन सेंटर है, स्किल सेंटर है BSDM के तहत, बिहार कौशल विकास मिशन के तहत। तो जो मैट्रिक पास किसान है वो भी अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके आएंगे, आधार कार्ड लेके आएंगे, तो हम लोग यहाँ रजिस्टर्ड करते हैं। उनका रहने खाने पीने सभी का व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होता है। तो ये प्रशिक्षण ले लेंगे। प्रशिक्षण लेने के बाद उसके बाद जो मखाना का बीज कहाँ से उपलब्ध होगा, मखाना का बीज सबर मखाना 1 बिहार ये भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय से ही उपलब्ध होता है। लेकिन बीज की बिक्री जो स्टार्ट होती है नवंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर के दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक, क्योंकि मखाना के बीज का बुआई का सबसे उत्तम समय है दिसंबर माह का प्रथम सप्ताह। तो अब आई है कि भाई बीज के बुआई का प्रथम सप्ताह दिसंबर का प्रथम सप्ताह है, तो जैसे आप लोग धान की खेती के लिए कीचड़ बनाते हैं, कादो बनाते हैं,
उसी तरह से कादो बनाना है पौधशाला तैयार करने के लिए। पौधशाला में 20 से 25 किलोग्राम चूना मिला देना है। उसके बाद जो हमने बताया है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया में मखाना सबौर मखाना 1 का बीज मिलता है। 1 किलोग्राम बीज का दाम 180 रुपया है, सरकार का निर्धारित दर है। तो 180 रुपये किलोग्राम बीज मिलेगा। 1 हेक्टेयर के लिए आपको 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी और 1 एकड़ खेत के लिए 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। और बीज को आप जितने क्षेत्रफल में मखाना की रोपाई करनी है उसके 1/10 भाग में आपको पौधशाला तैयार करना पड़ेगा दिसंबर महीने में। एक तो ये बात ध्यान में रखना है। दूसरी बात ध्यान में रखना है कि जितने गहरे पानी में पौधे की रोपाई करनी है, पानी का लेवल आपको उतना ही पौधशाला में भी रखना पड़ेगा। एक तो 2 बातें यहाँ मुख्य ध्यान देना है। एक कि जितने क्षेत्र में लगाना है 1/10 भाग में पौधशाला तैयार करना है। जितने गहरे पानी में आपको पौधे की रोपाई करनी है मार्च महीने में, उतने गहरा पानी आपको पौधशाला में भी रखना पड़ेगा। दोनों इक्वल हाँ, दोनों बातें रखनी पड़ेगी। अब बात आती है कि पौधशाला, जैसे आप हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, पौधशाला हमारा लगा हुआ है। हम 1 फीट पानी में रोपाई करते हैं, तो हमारा लगभग 1 फीट पानी है पीछे तालाब में। और अभी इधर खेत सब हमारा अभी सूखा हुआ है, आप दिखा सकते हैं खेत। ये सब अभी अब जुताई होगा, पडलिंग होगा। अब मार्च के प्रथम सप्ताह में ये पूरा हमारा आपका रोपाई का काम शुरू हो जाएगा। अब बात आती है कि दिसंबर में हमने बिजाई किया, पौधशाला का प्रबंधन कैसे किया जाए। तो ये पौधा अभी देखिए तांबे रंग का है। इसमें जो सरसों का जो लाही है वो आ जाता है मखाना के पत्ते पे। अब पत्ता का रस चूसता है, पत्ता गलना शुरू हो जाता है। देखिए कहीं कहीं बीच में गला हुआ आपको पत्ता गला हुआ नजर आता भी होगा। इसमें कुछ नहीं, हाँ, गल जाता है। तो नीम आधारित दवाई कोई भी मार्केट में मिले, जैसे NSK होता है, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, या नीम का तेल 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव करेंगे तो वो सब कीड़ा मर जाएगा, प्रबंधन हो जाएगा। हाँ, स्प्रे करना है आपको। अब बात आई कि पौधशाला में कीट बीमारी से सब कुछ ठीक ठाक हो गया। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी तांबे रंग का है, कुछ पौधे हरे रंग का भी दिखाई देना शुरू हुआ होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कुछ पत्ता ये वाला जो पत्ता है ये रोपाई के लिए एकदम तैयार हो गया हुआ है। हाँ, हम चाहे तो कल से रोपाई शुरू कर सकते हैं। जो बड़ा बड़ा, हाँ, जो बड़ा बड़ा हल्का, जैसे देखिए ये है भूरे रंग का पत्ता है, जो छोटा छोटा है ना, तांबा रंग का पत्ता दिख रहा है ना। अब वो हल्का हरा रंग का हो गया है। तो जो हल्के हरे रंग का पत्ता हो जाए, समझिए रोपाई के लिए तैयार हमारा हो गया है। और ये कंडीशन आता है मार्च का प्रथम सप्ताह और फरवरी का आखिरी सप्ताह। तो और हम पूरे मार्च में मखाना को ट्रांसप्लांट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ भी ध्यान में रखना है, जैसे धान का खेत तैयार होता है उसी तरह धान का खेत तैयार कर लीजिए। इसमें देना है कि 75, 45, 30 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यानी नत्रजन, स्फूर और पोटास किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालेंगे। जो पोटास और ये जो फास्फोरस की मात्रा पूरा का पूरा खेत के तैयारी के टाइम में डाल देंगे। और जो नाइट्रोजन, जो यूरिया, जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको 3-4 भाग में बांट करके 1 भाग डालेंगे आप खेत तैयारी के समय में। अब बाकी 2% का यूरिया का घोल बना के छिड़काव करना होगा। पौधा जैसे आज खेत तैयार कर लिए, उसमें प्रति हेक्टेयर आपको 40 से 50 किलोग्राम चूना डालना होगा मेन खेत में। वही चूना ना? हाँ, जो आप ढेला वाला चूना होता है ना, सफेद वाला चूना जो होता है, वो आपको डालना होगा। जैसे आज आपने खेत तैयार कर दिया, खेत तैयार करके पानी वानी भर के छोड़ दीजिए। 1 सप्ताह बाद जब पानी साफ हो जाए तब आपको पौधे उखाड़ना है पौधशाला से। और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर और लाइन से लाइन यानी कतार से कतार की दूरी 1.25 मीटर रखनी है। ठीक है, हाँ, पूरा आप उसमें रखेंगे तो आपको पौधवा का बढ़वार अच्छा होता है, फलन फूलन बहुत अच्छा आता है। उसके बाद कोई भी आपको जो लिक्विड फर्टिलाइजर है उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। हर 15-10 दिन के अंतराल पे लिक्विड फर्टिलाइजर जो अवेलेबल है वो आप स्प्रे कर सकते हैं। अभी हम लोग जैसे अभी नैनो DAP आ गया है, नैनो यूरिया आ गया है, तो इन सब को भी आप छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि खरे पानी में अगर यूरिया का छिड़काव करेंगे तो होगा क्या, अमोनिया गैस बन के उड़ जाएगा
या तो लीच करके नीचे चला जाएगा। मखाना का पत्ता चौड़ा होता है, तो उस पे पर्णीय छिड़काव करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो कम खर्च में आप अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अगर रोपाई के पुनः 15 से 20 दिन बाद एक बीमारी आती है, पत्ते गलने वाली बीमारी आती है। हाँ, बीमारी आती है। उस टाइम भी आपको ध्यान में रखना है, वही नीम का तेल 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव करेंगे तो वो मतलब हाँ पानी के अंदर हाँ घुस के छिड़काव करना पड़ेगा। टूटेगा तो नहीं, पत्ता नहीं टूटेगा, वो सब जो करने वाला है सब ट्रेनिंग दिया जाता है कैसे क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं होती है। मार्च महीने में आपका पौधा लग गया और 15-20 दिन के अंतराल पे जैसा पौधे का सिचुएशन है देख सकते, लिक्विड फर्टिलाइजर का जो पोषक तत्व उसका छिड़काव करिए। उसके बाद जुलाई 15 जुलाई या जुलाई अगस्त महीने में, जुलाई से अगस्त महीने में फसल आपका रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैनुअली बुहराई कर लीजिए, है ना। बुहराई लोग गुड़िया 2 से 3 बार तक निकालता है। वैसे जो साधारण बीज है उसका लगभग 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास उपज आता है। सबर मखाना 1 का जो उपज आता है वो 32 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर से आता है। तो यानी जो देसी साधारण बीज है और जो हमारा इम्प्रूव्ड वैरायटी है, उन्नतशील प्रजाति है, वो लगभग 10 से 12 कुंटल उपज प्रति हेक्टेयर ज़्यादा देता है। हाँ, ज़्यादा देता है। तो यही मैकेनिज्म है। और बाकी सीड को लोग फोरी को बेचता है, वहाँ से लावा बन के विदेशों में जाता है। सर एक बात आप बोले थे जो मतलब फौर्मी वाला, तो मतलब खाद का भी मात्रा तब तो यूज करना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, खाद का भी मात्रा यूज करना पड़ेगा। हम बताए थे आपको 75 45 30। मतलब जैसे हम खाद का भी मात्रा बहुत कम मात्रा में यूज किए, उसके बावजूद नहीं होगा क्या? आप मखाना वैसे भी ऑर्गेनिक फसल के रूप में पहले से ही है। हम लोग इधर जब मखाना को फील्ड सिस्टम में लाए तब खाद वाद दे रहे हैं। अगर इसमें गोबर का खाद और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया जाए तो काफी बढ़िया उपज आता है। बिना खाद का भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। कम मात्रा तो कम होगा। हाँ, मात्रा कम हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए आप देख लिए मखाना का खेती किस तरह से किया जाता है, संपूर्ण जानकारी सर आप दे दिए। अब सर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, मखाना खेती करने के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय और विचार कमेंट में डालिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।